हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर रिकैप हम लोग कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग होता क्या है? तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला बात यह है कि लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का। इसमें होता क्या है? तो जैसे प्लानिंग में क्या सेट किया गया है, एक प्लान परफॉर्मेंस सेट किया गया है। तो कंट्रोलिंग का मतलब सबसे पहला ये आप ये देख लो कि कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, ये बहुत एक मिथ भी है और स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब वो लिख देते हैं क्या कि किसी चीज को कंट्रोल करना या किसी को कंट्रोल करना ही कंट्रोलिंग होता है। ऐसा नहीं है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? तो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द स्टैंडर्ड। सबसे पहला बात है कि एक स्टैंडर्ड सेट होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है 30% सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, और सेल्स जितना बढ़ा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लेते हैं 25% ही हुआ है। ठीक है, तो अब 25% अगर इंक्रीज किया है तो एक्चुअल हो गया 25 और स्टैंडर्ड हो गया 30। तो इससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि कंपेयर करना किसमें? स्टैंडर्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, और ये देखना कि कहीं कोई डेविएशन है क्या। तो जैसे अभी आपने देखा कि 25% था एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपका 30% स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था। तो इसमें 5% का डेविएशन था। तो यही डेविएशन को फाइंड करना और एक्शन लेना, इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग काइंड ऑफ मॉनिटरिंग फंक्शन है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम सही ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो इंपॉर्टेंस सबसे पहला, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारा ये मदद करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अभी हमने ये देखा कि 30% उसे सेल्स को बढ़ाना था। तो 30% सेल्स बढ़ाना है, अब बिना मॉनिटरिंग का ये हो नहीं सकता है। ठीक है, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, अगर आप अपने अपने एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं करोगे कि उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा क्या प्लानिंग है और हम क्या काम कर रहे हैं, कितना रिजल्ट मिलने का चांसेस है, तो फिर वो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो गोल अचीव करने के लिए बीच बीच में मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी को कंट्रोलिंग हम लोग कहते हैं। फॉर इवेलुएटिंग, सेकंड है फॉर इवेलुएटिंग या जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के एक्यूरेसी को भी जज करना है। अब जैसे आप ये समझ लो कि कोई पर्सन क्या हो रहा है कि 10 बजे रोज सुबह उठ रहा है। ठीक है, अब 10 बजे उठ रहा है, उसे अगर क्या करना है, वो स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अब क्या हो गया कि मान लेते हैं सीबीएसई ने आपका रूटीन, ये सिलेबस दिया है। ठीक है, रूटीन दिया है और उसके बाद आपको टाइम शेड्यूल, ठीक है, टाइम टेबल भी आपका आ गया है। तो टाइम टेबल अगर आया और टाइम टेबल आपने देखा और आपको लगा कि अब तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, और आपने एक ही बार रूटीन बना लिया कि 10 बजे उठते थे ना, कल से 4 बजे उठेंगे। अब एक तो सबसे पहला कि स्टैंडर्ड आपने 4 बजे तय किया है, तो आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। स्टैंडर्ड की जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड की, क्या वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं है। 10 बजे आप उठ रहे थे तो आप ये देख सकते हो कि चलो 8 बजे उठेंगे, फिर 8 से आप धीरे धीरे कम करोगे। ठीक है, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं पिछले साल 10% अपना सेल्स बढ़ाई थी और इस बार सोच रही है कि 50% बढ़ा लेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपका अचीवेबल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। तो उसे भी जज करना है। नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, है ना, डुप्लीकेसी ना हो, कोई वेस्टेज ना हो हमारे रिसोर्सेज का। ये भी कंट्रोलिंग ध्यान रखता है ना, थ्रू मॉनिटरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो पहले ही यहाँ पे क्या किया गया, बता दिया गया कि क्या आपका गोल है। A good control system ensure that employee know well in advance what they are expected to do and also standard of performance, कि उन्हें पहले ही तय मतलब पहले ही बता दिया गया कि इस डेट तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये चीजें इस डेट तक फाइनलाइज कर लेनी है, इतने देर में ये काम हो जाना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है उन्हें पहले बता दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गाइडेंस वगैरह मिल रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है।
तब गोल अचीव भी होगा और परफॉर्मेंस भी उनका इनहेंस होगा, इसके वजह से उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब क्या हो गया कि अब हर एक पर्सन, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति काम करे। ठीक है, कि कंट्रोलिंग इसमें भी हमारा काम करता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग क्योंकि मॉनिटरिंग प्रोसेस है, तो जब हम मॉनिटर करते हैं किसी चीज को तो हमें पता चलता है कि ये सही ऑर्डर में है या नहीं, और डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला है कि प्लानिंग इज प्रीक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, प्लान प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है ना, प्री रिक्वायरमेंट है, पहला रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग का प्लानिंग। ठीक है, तो यानी कि प्लान हम लोग सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड में कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड हमने तय किया है, ठीक है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही कंट्रोलिंग में मॉनिटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या था कि 30% सेल्स बढ़ाना था, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग लगेगा। लेकिन यही अगर सेट नहीं रहता तो फिर क्या होता, ये हमारा कंट्रोलिंग ब्लाइंड होता। इसीलिए बोला गया है कि विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। अब आपका एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, ये सर्टेन स्टेटमेंट दे दिया और एक्सप्लेन करने को आपको पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। है ना, किस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा बात बोला गया कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आप आज रूटीन बना लो और उसको आप फॉलो ही नहीं करो या मॉनिटर ही नहीं करो तो फिर मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, तो प्लानिंग ही मीनिंगलेस हो गया कि आपने कोई रूटीन बनाया, आपने उसको आगे मॉनिटर नहीं किया कि क्या ये रूटीन सही चल रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंगली हम अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। ये तभी हमारा फ्रूटफुल होगा जब कंट्रोल लगेगा, जब हम मॉनिटर करेंगे तो। इट डिस्कवर डेविएशन एंड इनिशिएट्स करेक्टिव मेजर्स। उसे हमें पता चलता है प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कि क्या क्या डेविएशन आ रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के मदद से हम लोग ये तय कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि प्लानिंग कितना इफेक्टिव है ना, कितना अच्छा प्लान है, ये हम लोग कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंगली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रिस्क्राइब्स एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग क्या करता है, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन की क्या करने चाहिए, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड इज इवेलुएटिव प्रोसेस। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और कंट्रोलिंग इवेलुएट कर रहा है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चेक कर रहा है कि क्या प्लान सही से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। क्या है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज लुकिंग बैक। ठीक है, तो प्लानिंग को दोनों चीज बोला जाए कि फॉरवर्ड लुकिंग भी है और लुकिंग बैक भी है। तो कैसे फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिंस प्लानिंग मेक्स यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड करेक्टिव एक्शंस। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, कैसे लुकिंग बैक है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो भी हो रहा है, आज हम जो भी प्लान बनाएंगे तो वो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के बनाएंगे कि अच्छा पिछले बार ऐसा प्रॉब्लम हो गया था तो इस बार ये हम लोग प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे या सतर्क रहेंगे। और दूसरा बात है कि कंट्रोलिंग टू एम्स एट इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कंट्रोलिंग क्या है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सो बोथ आर नोन एज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल लुकिंग बैक। यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है और लुकिंग बैक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग को बोला कि प्लानिंग पास्ट के बारे में यहाँ पे होता है और कंट्रोलिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। तो दोनों का एक एंगल दिखाया। दूसरा में बोला गया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर लुकिंग बैक। फॉरवर्ड लुकिंग भी है और लुकिंग बैक भी है। तो लुकिंग बैक कैसे है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। प्लानिंग प्लानिंग के फीचर्स में आपने पढ़ा कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो हम लोग हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, है ना। और यहाँ पे प्रिपेयरिंग फ्यूचरिस्टिक प्लान, दस इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग इस तरह से फॉरवर्ड लुकिंग हुआ। ऊपर में बताया गया कि प्लानिंग कैसे लुकिंग बैक है और यहाँ पे बोला जा रहा है प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है। ऊपर में कंट्रोलिंग के बारे में बताया गया
ऊपर में कंट्रोलिंग के बारे में क्या बताया गया कि फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, फ्यूचर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। और नीचे में यहाँ पे ये हुआ कि कंट्रोलिंग हाउएवर इन्वॉल्व्स पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, पिछले एक्टिविटीज का है ना पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम क्या हो जाता है कि उसको छानबीन किया जा रहा है कि पहले क्या हुआ था, है ना। तो कंट्रोलिंग यहाँ पे क्या है, इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, लुकिंग बैक भी हो गया। तो दोनों जगह बताया गया कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और लुकिंग बैक भी है, और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और लुकिंग बैक भी है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कंट्रोलिंग का प्रोसेस सबसे पहला है कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड तय करना हमारा, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड, जिसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड तय किया गया कि इसके अकॉर्डिंगली हमें तय करना है कि क्या परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। जैसे 30% सेल्स बढ़ाना है, इतने एम्प्लॉयज को हायर करने हैं, ये चीजें इसमें आ गई, ठीक है। अब है हमारा सेकंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे हम मेजर करेंगे, है ना। क्या करना है, तो पहले स्टैंडर्ड तय करना है और उसके बाद अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन an objective and reliable manner which include personal observation, sample checking, performance report, ठीक है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का अलग अलग तरीका होता है मेजर करने का। जैसे आप स्टूडेंट्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है अलग अलग तरीके के टेस्ट को लेके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, सैंपल चेकिंग कि उसमें से कुछ को लेके हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, ये सभी चीजें। तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, तो जिस तरह से स्टैंडर्ड तय हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली इसका भी मेजरमेंट होगा। थर्ड है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जैसे ये एक स्टैंडर्ड तय किया गया, ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है। थर्ड है हमारा कि कंपेयर करना है दोनों को कि कितना हुआ। जैसे यहाँ सेल्स 30% बढ़ाना था, मान लेते हैं यहाँ पे 25% ही बढ़ा है, तो एक तो हम कंपेयर कर लिए इसको। कंपेयर करने के बाद जो है हमारा एनालाइजिंग डेविएशन, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है एनालाइजिंग डेविएशंस। ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें दो चीजें आती हैं कि डेविएशंस, अब जैसे वहां पे हमने देखा कि 5% का डेविएशन आ रहा है, तो ये डेविएशन कैसे हम लोग मेजर करते हैं। द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड आर असेस्ड एंड एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डेविएशंस। मैनेजमेंट शुड यूज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इन सच एरिया। तो दो यहाँ पे मेथड है कि जिससे डेविएशंस को एनालाइज किया जा रहा है। एक है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, सिंस इट इज नेसेसरी sorry since it is neither easy or nor economical to check each and every activity in an organization, the control should on key result areas, the control should on key result areas which act as a critical point। यहाँ पे क्या बोला गया कि हर एक चीज को कंट्रोल करना ना ही इजी है ना ही इकोनॉमिकल है, ठीक है। हर एक जगह पे हम लोग चेक नहीं लगा सकते हैं हर एक एक्टिविटीज पे ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब यहाँ पे आसान भी नहीं है और उतना इकोनॉमिकल यानी कि वो महंगे हैं, है ना, सस्ता भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए कि जिस जिस पॉइंट में गलती होने की संभावना है उस पे फोकस करना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लें कि अगर क्या हुआ कि एक चीज हो रहा है कि 2 रुपए का एक पेन खत्म हो गया, ठीक है, या खराब हो गया, और वहीं पे जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो 2 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा की रिजल्ट एरिया है, की रिजल्ट एरिया ये हुआ। जो मेजर है, मेजर पे हमें ध्यान रखना है, हर एक छोटे छोटे चीजों को हम लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं, इसीलिए की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किस पे यहाँ पे एक्ट करता है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करता है। Key result areas are very essential for success of organization. Therefore, the entire organization has to suffer if anything goes wrong. तो मेन एरिया जो है, अभी जैसे आपके लाइफ में मेन अभी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी, ठीक है। आपका एक दिन का अगर पार्टी अगर छूट रहा है तो वो की रिजल्ट एरिया नहीं,
लेकिन एक दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना है कि अभी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें की रिजल्ट पे फोकस करना है, की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, तो ध्यान में रखना है क्या बोला गया इसमें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज एन important principle of management control. According to this principle, an attempt to control everything result in control nothing. यहाँ पे बोला गया अगर हम सब कुछ को कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हम सब कुछ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, thus and only an important deviations which exceed the prescribed limit should be brought to the notice of management। कि अब यहाँ पे क्या करना है कि सब कुछ को अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हमें उसी चीजों पे ध्यान देना है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशन है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने दिया आपको कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर एक चीज है कि हमारा हर दिन का अगर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट अगर हमारा 500 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा है कि एक बल्ब 500 का खराब हो चुका है, ठीक है, तो किस पे हमें फोकस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेविएशन दोनों में से कौन सा है, एक बल्ब खराब हुआ 500 का या फिर ये 500 का हमारा कॉस्ट आया किस चीज में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ एक जीरो और भी लगा दें कि बल्ब वाला, कि बल्ब में हमारा मान लेते हैं 5000 खर्च हो रहा है और यहाँ पे ये 500 है, फिर भी इंपॉर्टेंट डेविएशन ये लेबर कॉस्ट बढ़ना ही है, क्योंकि पर यूनिट प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, खर्च हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे मेन डेविएशन जो है ना, इंपॉर्टेंट डेविएशन जो है वो कौन सा है, लेबर कॉस्ट बढ़ना, ना कि वो एक स्टेशनरी या फिर कोई बल्ब वगैरह अगर खराब हो गया उसका, ठीक है, ध्यान दोनों पे देंगे, अकाउंटिंग सब चीज का होगा, लेकिन मेन डेविएशन हमारा ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। After identifying the deviation, various causes of these deviations are analyzed. Thus, the main cause can be structural drawbacks, shortage of resources, environmental factors, ये सभी मेजर ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, है ना, जैसे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्स हमारा खत्म हो गया, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गया है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, ये सभी चीजें। एक्सट्रैक्ट exact cause or causes of deviation must be identified correctly in order to take effective corrective measures and brought to the knowledge of the higher authorities। अब हमें deviation का पता चल गया, हम deviation हमें पता चल गया तो higher authorities को बताएंगे। और लास्ट स्टेप जो है हमारा इसका, that is taking corrective action। हमें ये पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, है ना, हमने स्टैंडर्ड को देखा, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा, फिर दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखा कि डेविएशन जो आया है वो किस वजह से आया है, एनालाइज किया डेविएशन को, और डेविएशन को एनालाइज करने के बाद करेक्टिव एक्शन, जो सही डिसीजन है, एक्शन है, वो लेना है कि कैसे अब हम इस चीजों को कोप अप कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का पूरा आपका एक क्विक रिकैप हो गया इस चैप्टर का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू एवरीवन।